नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश प्रदेश की 5 बड़ी खबरों का। चलिए रुक कर लेते हैं 5 बड़ी और अहम खबरों का। मैं राहुल सौमित्र सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब कौन कर रहा है नामांकन। मैं हूं रक्षा नितेश और मैं आपको छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों पर किस तरह से वार पलटवार और सियासत देखने को मिल रही है, इससे जुड़ी खबर बताऊंगी। और मैं राहुल सिंह आपको बताऊंगा कि केंद्र सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों को 5 साल के लिए बैन करने का फैसला लिया है। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी छत्तीसगढ़ में बढ़ते ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ एक्शन। और मैं संस्कृति जान आपको बताऊंगी भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के वास्तु दोष को दूर करने की तैयारी तेज। तो हमारे साथ 5 संवाददाता भी जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले बात होगी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की। चूंकि 30 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। शशि थरूर का नाम जरूर है, लेकिन अभी तक किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ नामांकन के लिए हो सकता है कि दिग्विजय सिंह रहे कांग्रेस की तरफ से। तो 5 संवाददाता आपको नीचे हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये बारी बारी से खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले शिखिल ब्योहार के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे क्या दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया गया है, क्या वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकते हैं। संकेत तो 2 दिन पहले उन्होंने दिए थे शिखिल। निश्चित तौर पर 2 दिन पहले ये संकेत दिए गए थे कि दिग्विजय सिंह जो है वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से कवायद यहां पर जारी है कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, तो एक सियासी एक जो पूरी की पूरी एक पहल है वो यहां पर दिखाई दे रही है। देखा जाए तो जिस प्रकार से जो नाम अभी तक सामने आए हैं, अगर हम बात करें तो पवन कुमार बंसल की और शशि थरूर, क्योंकि शशि थरूर पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात की दावेदारी कर दी थी कि वो फॉर्म भरेंगे, क्योंकि 30 अक्टूबर अब ज्यादा दिन नहीं है, कुछ ही घंटों यहां पर बचे हुए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। और इसी के बीच अगर हम देखते हैं तो क्योंकि राजस्थान से भी एक नाम सामने आ रहा था अशोक गहलोत का, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में सियासी उठापटक यहां पर जारी है तो उनके नामों को लेकर फिलहाल हलचलें कम दिखाई नहीं दे रही हैं। और वहीं अगर हम साउथ की बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन एक ऐसे नेता है जो कि गांधी परिवार के खासी विश्वसनीय माने जाते हैं, लेकिन उनकी भी अभी फिलहाल वेटिंग लिस्ट जारी है। अधिकृत रूप से उन्होंने किसी प्रकार का ट्वीट या बयान नहीं दिया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका नाम भी शामिल आ सकता है। इतना ही नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति से एक बड़ा नाम सामने आया है, दिग्विजय सिंह का नाम आया है। दिग्गी राजा जो है मध्य प्रदेश में एक बड़ा ओहदा रखते हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में बल्कि देश में भी एक बड़ा ओहदा रखते हैं। राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर रह चुके हैं कि उन्हें इस संकट की घड़ी में याद किया गया। हालांकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है शिखिल, कोई भी 30 सितंबर तक नामांकन कर सकता है, लेकिन आला कमान लोगों को दिल्ली बुला रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बिल्कुल राहुल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन भरते हैं और उसका नामांकन कौन कौन भरता है, इस पर तो देश की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ की जनता है और तो यहाँ जो जर्जर सड़क है उससे आप भी रोज रूबरू होते ही होंगे, लेकिन इस पर सरकार का क्या कहना है ये आपको बताते हैं। सड़कों की हालत बारिश के बाद खराब है, कई जिलों में सड़क जर्जर हो चुकी है, वहीं गड्ढों से आए दिन हादसे भी होते जा रहे हैं। रोड पर धूल का गुबार नजर आता है, तो वहीं मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे को सड़कों के इस हाल का जिम्मेदार बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा 15 साल सत्ता में रही है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वहीं इस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि भूपेश बघेल 4 साल से प्रदेश के मुखिया हैं और खराब सड़क के लिए वो मुझसे जवाब मांग रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि छत्तीसगढ़ से ये नहीं गुजर रही है क्योंकि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ की सड़कों का हाल पता है और वो यहां चल ही नहीं सकते, इसीलिए वो छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से बारिश के बाद छत्तीसगढ़ की सड़कें बेहाल है, जनता हर रोज परेशान हो रही है, लेकिन अगर कुछ मिल रहा है तो वो सिर्फ सियासत और एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्ष हो।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये ही हो रहा है। और ये जब विवाद, ये आरोप प्रत्यारोप और तंज कसने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उस समय से शुरू हुआ जब राज्यसभा सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य कोरबा के दौरे पे गई थी और वहां पर उन्होंने एक सड़क के सामने खड़े होकर, एक जर्जर सड़क के सामने खड़े होकर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये जर्जर सड़क है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और इसके बाद से इसको लेकर सियासत यहाँ पर गर्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब हमने इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये रमन सरकार के समय जो सड़कें बनी थी उनमें जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें जो अनियमितता होती थी, उसमें जो गड़बड़ी हुई थी, उसमें जो कमीशन खोरी का खेल हुआ था, वो अब उजागर हो रही है। तो इस पर पलटवार करते हुए आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि हमने 11,000 किलोमीटर सड़कें बनाई है, आपने 4 साल में क्या किया है ये बताएं। और साथ ही साथ उन्होंने इस सवाल पर भी बड़ा सवाल किया है कि आप तो सड़कें बना नहीं रहे हैं और जब हमने सड़कें बनाई, हमने जब काम किया था उसका जवाब हमसे मांग रहे हैं। 4 साल से आपकी अगर सरकार है तो इसके जवाब देना आपको पड़ेगा, हमसे जवाब ना मांगे। तो जैसा आपने कहा रचना कि इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दों पर ऐसा मुद्दा तलाश रही है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जो पब्लिक जिससे रोज सामना कर रहा हो। तो सड़क एक ऐसा मुद्दा नजर आ रहा है क्योंकि अगर हम बात करें तो बरसात का समय है, जगह जगह बरसात हो रही है और कई जगह सड़कों का निर्माण कार्य भी चल रहा है, कई जगह सड़कें जो है मरम्मत नहीं होने के कारण जर्जर हो चुकी। तो उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों इस मामले में आमने सामने और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चल रहा है और जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, आने वाले दिनों में ये मामला और गरमाएगा, ऐसा नजर आ रहा है। जी, मामला कितना गरमाता है ये तो देखना होगा, लेकिन सड़कों का हाल सुधर जाए ये सबसे बड़ी मांग जनता की है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ की इस खबर के बाद बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिस पर पूरे देश की निगाह बनी हुई, लगातार पीएफआई पर छापे पड़े। इस बीच केंद्र सरकार ने आज आतंकवाद से जुड़े संगठनों पर कड़ा प्रहार किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई की गई है। सरकार का कहना है कि पीएफआई से देश की सुरक्षा को खतरा है। पीएफआई के देश में हुए आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के सबूत भी मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में भी 25 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। बैन के बाद आज इंदौर में मध्य प्रदेश पुलिस ने पीएफआई के दफ्तर को सील किया और वहां से सारे दस्तावेज जब्त किए। इधर पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि गुजरात और दूसरे राज्यों के चुनाव से पहले पीएफआई को बैन करना सवाल खड़ा कर रहा है। कमलनाथ ने कहा कि अगर इतने सालों से पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था तो यह सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। इधर नरोत्तम मिश्रा ने इसे स्वागत भरा कदम बताया। पीएफआई का हाल सिमी की तरह होगा, यह उन्होंने कहा। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरीके से सिमी पर कार्रवाई हुई, सिमी बैन हुआ, अब एक बार पीएफआई पर भी इसी तरीके की कार्रवाई हुई है। ये माना जा सकता है पीएफआई बैन हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी जो सियासत चल रही है उसके बारे में क्या कहें? क्योंकि लगातार ये आरोप अगर कमलनाथ लगा रहे हैं कि अगर पहले से पता था तो इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए, बिल्कुल टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं उसको लेकर जवाब भी सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से सामने निकल कर आया है। पर लेकिन कहना होगा कि चुनावी साल है, मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने और इस साल भी गुजरात सहित कई राज्यों में चुनाव है। लिहाजा इस पूरी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तर्क है और अपने अपने तरीके से इस पूरी कार्रवाई को प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक पीएफआई की बात करें तो इस पूरे मामले पर पूरे देश भर में जब कार्रवाई हुई थी तो मध्य प्रदेश के अंदर भी उसी समय कार्रवाई की गई थी और देश में सबसे पहले जो 4 पीएफआई के जो कमांडर उनकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से की गई थी। दूसरे चरण में जो कार्रवाई की गई थी, कल हमने देखा था कि 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब तक कुल मिलाकर 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पर लेकिन आज सबसे बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की ओर से लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज पीएफआई पर बैन लगाया। न केवल पीएफआई बल्कि उससे जुड़े हुए पीएफआई सहित जो 8 संगठन थे उन पर बैन लगाया गया और उसमें से मध्य प्रदेश में जो एनसीएचआरओ जो एक दफ्तर है पीएफआई संगठन से जुड़ा हुआ, उसके दफ्तर को थोड़ी देर पहले सील भी किया गया था। हम समझ सकते हैं क्योंकि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और साथ ही मान सकते हैं कि सिमी के बाद पीएफआई पर भी बैन लगेगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।